एम टी एस 2025 जो भी लोग इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, वो इस वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ कैसे मैंने एम टी एस 2022 क्लियर किया और कैसे मैंने एम टी एस 2024 में 122 रॉ मार्क्स स्कोर किए। ये मेरा एम टी एस 2024 का स्कोर कार्ड है, जिसमें आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में 20 out of 20, और वो सारे सही हुए हैं। तो 20 सही, 60 जिसमें हम लोग का सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। उसमें मैंने 25 out of 25 दोनों में अटैम्प्ट किए थे मैंने, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बार सिलेक्शन हो चुका था, तो मैं रैंक इम्प्रूव करने के लिए और होम स्टेट की कोशिश के लिए मैं अटैम्प्ट करा था। और मैंने सीजीएल भी दिया था, तो मैं उसे उतने भी फोकस के साथ नहीं करा था, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि कभी भी जीएस में 25 out of 25 अटैम्प्ट ना करें। पर मैंने अटैम्प्ट किया और ठीक है, कुछ तुक्के भी थे, कुछ सही हुए कुछ गलत हुए। तो 20 राइट एंड 5 रॉन्ग इन जनरल अवेयरनेस, which makes my marks 55, and 23 right and 2 wrong in English comprehension, which makes my marks 67। ये दोनों को ऐड करने पे 122 आ रहा है, तो 122 रॉ मेरे एम टी एस 2024 में बने हैं। अभी नॉर्मलाइज होने के बाद और कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस के बाद फाइनल जो आंसर, फाइनल जो मार्क्स बनते हैं, वो आने बाकी है। So in this video, we are going to talk about the strategy, the syllabus only the important topics, the do's and don'ts, and my personal some references, जिस पे रेफर करके आप अपने प्रिपरेशन को एड कर सकते हैं। दिस वॉज माई जॉइंट लेटर फ्रॉम एम टी एस 2022। ये मेरा नाम है अनुभवेश। आई गॉट चंडीगढ़ एज हेड क्वार्टर्स। सो ये माई पोस्ट आया था मेरे पास जॉइंट लेटर। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नाम है और चंडीगढ़, यही आयकर भवन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरा जॉब लगा था। शुड एम टी एस इवन बी अ गोल? द enhanced salary of MTS as of now, first of all, most of you will know the grade pay. It is 1800 grade pay, or sorry, and the enhanced salary at present is around 32, 33, 32 मान सकते हैं, 32 प्लस ही है। जो एक मिनट, जो न्यू फुल फिटमेंट फैक्टर आने वाले हैं, जिसमें डी इंक्रीज होंगे, जिसमें न्यू पे कमीशन आने वाला है, उसमें जो इनहांस सैलरी है वो इंक्रीज होकर 36,000 प्लस ही जाने वाला है। ये बेयर मिनिमम है 36,000, इससे प्लस ही जाने वाला है। तो फॉर अ पर्सन हु डज नॉट हैव अ जॉब, और फॉर अ पर्सन हु इज ट्राइंग नॉट टू डिपेंड ऑन हिज फैमिली, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसमें आपको मिनिमम स्टडी करके एक अच्छे सैलरी वाला जॉब मिल सकता है, क्योंकि when I got selected, most of the people there who were joining with me, they were telling कि we are taking this as a part-time job, जिसमें we are also getting paid some stipend and all, and we will try कि इसके साथ साथ अपने प्रिपरेशन अच्छी तरह से करें। समझ में आ रहा है? जैसे आप समझो, जैसे फॉरेन में लोग कैसा, मोस्टली यूएस में ऐसा होता है कि आप अपना स्कूलिंग कंप्लीट करते हो, फिर ग्रेजुएशन करने के टाइम में आप जॉब करने लगते हो, चाहे वो कोई भी छोटे मोटे स्टोर में, मार्ट में, कहीं पे भी कुछ जॉब कर रहे हो छोटा मोटा, और अपना खुद को फाइनेंस कर रहे हो अपना स्टडीज़ को। दिस इज समवॉट लाइक दैट। और इसको वैसे ही ले, इट इज़ जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। ये एक गोल तो होगा नहीं, पर इट कैन बी अ गोल फॉर अ पर्सन जिसको अभी बेयर मिनिमम पे जाना है। मतलब उसको सोचना है कि मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए अभी, कोई भी कंडीशन हो सकता है, फैमिली कंडीशन या जो भी कंडीशन। तो ये चीज़ है। एक मिनट यार। तो ये चीज़ है। तो हम लोग टॉपिक्स पे चलते हैं, ठीक है? ऐसा टाइम बर्बाद करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा, और क्योंकि मुझे भी पढ़ना है, मैं सी जी एल 2025 का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरा सी जी एल 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट था। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें रेगुलरली मॉक्स डालता हूँ। आप अप्रोच समझ सकते हैं कि किस तरह से मैं अप्रोच करता हूँ। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। थोड़ा दिन खराब रहने के कारण, थोड़ा लक फैक्टर के कारण मेरा मेंस ठीक नहीं गया। बाकी जो चैनल पहले से आ रहे हैं, कि पहले वॉइस का इशू था, बट नाउ आई हैव माई माइक्रोफोन, आई हैव माई माइक, तो यू विल बी गेटिंग गुड कंटेंट।
गुड क्वालिटी कंटेंट। मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं, और भी टॉपिक्स हैं, पर दीज आर द मेन टॉपिक्स विच आई थिंक इस पे ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि इनको कर लेने के बाद आपको दिखेगा कि आपके क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैथ्स और रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि यू हैव टू स्कोर फुल में फुल कुछ उससे मिलने वाला है। मतलब ये तक नहीं है कि फुल में फुल आने के बाद आपको कुछ भी प्रिविलेज मिलने वाला कुछ नहीं बस। तो आपको इसमें इसमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, पर हाँ, आगे के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो आप सही से पढ़ेंगे। और जो मैथ्स और रीजनिंग आता है, क्योंकि क्वालिफाइंग है तो बहुत अच्छे लेवल का नहीं आता है, ईजी लेवल का आता है। तो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम स्पीड, डिस्टेंस भी ले सकते हैं। इसमें लिखा ये लिखा टाइम स्पीड, डिस्टेंस। तो दीज आर सब टॉपिक्स। हम लोग का मेन फोकस इंग्लिश और जीएस है, तो मैं उस पर जंप करना चाहूँगा। और ये टॉपिक्स रीजनिंग है, सिमिलैरिटीज, जम्बलिंग, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश और जीएस ये हम लोग का मेन है, क्योंकि इसी के बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है। 50 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, और ईच क्वेश्चन पे नेगेटिव एक है। एक गलत क्वेश्चन पे एक नेगेटिव है। अगर इस जगह पे मैं आओ, अगर यहाँ पे जो 23 सही और 2 गलत आपको दिख रहा है, ये 2 गलत जो दिख रहा है आपको, अगर मैं सही बताऊँ तो ये जो 2 गलती वो बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि मुझे पता था कि ये नहीं होने वाला, ये नहीं हो रहा, गट फीलिंग था कि ये नहीं होगा। एक ईडीएम गलत हुआ है, ठीक है, और एक और मेरे ख्याल से स्पेलिंग गलत हुआ है या कुछ ऐसा गलत हुआ है। तो सही हो सकता, अगर ये 2 सही होता तो मुझे मिलता है 4 into 2 8 मार्क्स, और यानी कि अभी ये स्कोर 130 रहता। जो आ गया, मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे थोड़े थोड़े मार्क्स पे बहुत नंबर का जंप होता है। तो फोकस करना है कि गलती ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। चलो ठीक है, इंग्लिश। और पहले तुम लोग बता देना यार, कुछ ऐसा दिक्कत तो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं ज़्यादा इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अ, ये चीज़। और वन मोर थिंग, इंग्लिश में अगर कोई भी दिक्कत है, किसी को अगर बहुत लॉस लग रहा है और किसी को बहुत शॉर्ट में चाहिए, क्रिस्प क्रिस्प, किसी का पढ़ाई हो चुका है बेसिक बेसिक, वो चाहिए क्रिस्प क्रिस्प कंटेंट्स मिल जाए, क्वालिटी कंटेंट जिसमें एकदम टू द पॉइंट रूल्स हो, टू द पॉइंट ईडियम्स हो, टू द पॉइंट वोकैब हो, इस टाइप की चीज़ हो जिसमें समझ में आ रहा है ना। एक वीडियो आप करो, आपको समझ में आ जाए कि मैंने अभी तक पढ़ा है जितना, उसमें से ये मेन था जिसमें मैं अटक रहा था, जिसमें मैं अटक सकता था, तो ये मेन चीज़ कर लेता हूँ मैं। तो एकदम क्रिस्प एंड टू द पॉइंट एंड रेलिवेंट अगर कुछ चाहिए इंग्लिश में तो आप कमेंट करो, और मैं लाने की कोशिश करूँगा। और देखो यार, ठीक ठाक टाइप सा डिमांड आएगा तभी मैं करूँगा मेहनत, क्योंकि ये जो छोटा सा प्रेजेंटेशन है 10-12 स्लाइड का, इसको बनाने में बहुत टाइम लगा। तो क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपनी, तो आप बताओ अगर ठीक ठाक वॉल्यूम में आ जाता है कमेंट कि डिमांड आता है कि उन्हें चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। बाकी यू पीपल कैन श्योरली फॉलो मी फॉर मॉक्स, मॉक अप्रोच। मैं लाइव मॉक अटैम्प्ट करता हूँ, लाइव नहीं कर पाता हूँ, मतलब रिकॉर्ड करके डालता हूँ। लाइव करने के लिए मेरे पास अभी उतना अपैरेटस नहीं है, मेरे पास ब्रॉडबैंड नहीं है। इंग्लिश पे आते हैं। देखो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में ये टॉपिक्स है: स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, साइनो, एंटो, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग, ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड्स, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन। अब ये तीनों मैंने हाईलाइट क्यों किया, इसमें सिनोनिम छोड़ गया, ये भी आप समझ लो, ठीक है, ये चारों आप समझो हाईलाइटेड है, ठीक है। साइनो, एंटो, ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड्स, ये ऐसा टॉपिक्स है जो आपको मतलब पीछे खींच सकते हैं अगर आपने सही से नहीं किया तो। स्पेलिंग, ठीक है, जनरली जो मैंने देखा स्पेलिंग हमेशा रिपीटेड ही आता है, मतलब जो आप प्रीवियस ईयर करोगे तो रिपीटेड स्पेलिंग आता है। फिल इन द ब्लैंक, स्पॉट द एरर, और जो कॉम्प्रिहेंशन वाली चीज़ है वो अंडरस्टैंडिंग से हो सकता है, और आप ग्रामर पढ़ लोगे तो हो सकते हैं। पर व्हाट अबाउट दीज, आपको दिखेगा कि हर कुछ टाइम में कुछ न्यू टाइप का स्पेलिंग आ जाता है, सॉरी कुछ न्यू टाइप का वोकैब आ जाता है, या न्यू टाइप का ईडियम्स आ जाता है, तो उसको आपको एक बुक से करना पड़ेगा। कोई भी बुक हो सकता है, ब्लैक बुक हो सकता है, सबूत मंथन हो सकता है, मैंने पर्सनली सबूत मंथन फॉलो किया है। साइनो, एंटो, टू द पॉइंट पढ़ के और प्रीवियस ईयर पढ़ के, क्योंकि जनरली देखा जाता है यही चीज़ कि अगर टीसीएस से पहले का भी प्रीवियस ईयर है तो वो ही रिपीट करता है। बहुत न्यू न्यू वर्ड्स में एसएससी कब जाता है। तो साइनो, एंटो ये आप कर लो, ईडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आप कर लो। ये चार चीज़ आपको रटना है,
आपको अभी से रटना है। और आप ऐसा नहीं है कि हमेशा तो ये चीज़ सोचना कि जैसे अगर आप अभी रट रहे हो, ठीक है, आप मान लो आपने ये चारों चीज़ का जो वन टाइम गो थ्रू करना है वो आपने एक महीने में किया, फिर अगले पूरे एक महीने में आप गो थ्रू तो नहीं करोगे, मतलब अभी आपने गो थ्रू कर लिया, अब आपने अभी मार्क कर लिया कि आपको क्या क्या नहीं आता है, और उसमें आपको बहुत सारा मिल गया होगा ऐसा वर्ड्स जो आपको लग रहा है कि ये तो मैं भूल सकता हूँ या ये तो हार्ड वर्ड है मेरे लिए या मेरे को नहीं आता, तो आप वो सारा मार्क कर लो। सेकेंड महीने पूरा महीना तो नहीं लगा, मान लेते 20 दिन लगा, आप फिर से वापस से गो थ्रू जाओगे ये सारे साइन और एंटो एडियम फ्रेजेस वन वर्ड्स के, ये चारों के आप फिर से वन गो थ्रू जाओगे, फिर आप करोगे, फिर ऐसा करके आप बार बार साइकिल रिपीट करोगे, क्योंकि बहुत बार होता है, मैंने खुद ये चीज़ देखा है कि अगर आप पढ़ भी लो कुछ, आपको उस समय याद आ रहा है, पर आप जब मॉक्स मारो या आपको मॉक तो मारना ही है, अब जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको लगेगा जैसे कि इसका आंसर ये था या ये था, कंफ्यूज हो रहा है, तो वहाँ पे वो कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए बहुत बार रिपीट करना पड़ता है। तो रिपीटिशन इज़ द की, बार बार आपको रिपीट करना है, ऐसा नहीं कि आप खोज खोज के बहुत न्यू न्यू वर्ड्स पढ़ते जाओगे। मैं आपको बता दूंगा अभी आपको एक मैंने आपको बुक बता दिया, आप या तो ब्लैक बुक फॉलो करो या तो आप समुद्र मंथन फॉलो करो, बुक के केस में, और मैं वीडियो भी बताऊंगा अभी आगे जाके, तो आप ये सारा कर लो, ठीक है। ये चार आप ग्रामर पढ़ लोगे, कॉम्प्रिहेंशन कर लोगे, स्पॉट तैयार कर लोगे, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर कोई चीज़ पीछे खींच सकता है तो वो कैब है, ईडियम फ्रेजेस है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स है, क्योंकि आपको भी दिख रहा है कि यहाँ पे देखो 25 क्वेश्चन है सिर्फ, अगर वो कैब दो है या ईडियम फ्रेजेस दो है, वो कैब ईडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स को दो तीन, तीन से चार मान लेते क्वेश्चन, तो आप बहुत पीछे फेंका जाओगे। चलो ठीक है, ये हो गया। तो आप इंग्लिश का मैंने बता दिया, अगर डिमांड आती है तो मैं कुछ अपने साइड से पे ले आऊँगा। अब जीएस में क्या करना है, जीएस में वैसे जो भी अभी इस फील्ड में न्यू भी आए हैं या फिर पहले से भी हैं, थोड़े पहले से, उनको एक दो साल से जो लोग हैं, वो लोग सारे लोग पढ़ रहे परमार सर से, बहुत लोग बोल रहे हैं परमार सर से पढ़ने से सब लोग पढ़ रहे हैं तो अब अपना अपना सोर्स चेंज कर लो, लेकिन मैं बोलूँगा क्योंकि वो करवा परमार सर क्या करवाते हैं, वो करवाते प्रीवियस ईयर, मैं यही बोलूँगा कि आप परमार सर के साथ ही जाओ, आप वही करो जो वो करवा रहे हैं, ठीक है। और जब आप प्रीवियस ईयर बहुत बार रिपीट करोगे, देखो इंग्लिश में जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वो ग्रामर है, अगर उसको छोड़ दो तो जो वो कैब है वो सब रटने वाला चीज़ है। वैसे जीएस में अंडरस्टैंडिंग जैसा चीज़ बहुत कम है, आपको क्रोनोलॉजी आप क्रोनोलॉजी समझ लोगे, पर एट द एंड आपको रटना ही पड़ेगा, आर्टिकल समझ लोगे कि आर्टिकल क्या होता है, एट द एंड रटना ही पड़ेगा कौन सा आर्टिकल किस चीज़ का है। तो और इस हिस्ट्री में आपको एग्जैक्ट याद करना पड़ता है, डेट्स और ईयर्स, तो रटने वाला फैक्टर बहुत सारा है। और रटना ऐसा ओवरनाइट चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको सबको पता है बहुत वास्ट सिलेबस है एसएससी का, ठीक है, बहुत वास्ट है, जीएस तो बहुत वास्ट है, और इसमें आपको यही करना है कि आपको रिपीट करना है, जितना बार आप रिपीट कर सकते हो उतना बार रिपीट करना है, ठीक है। और जैसे जैसे आप रिपीट करते जाओगे, थर्ड रिपीटेशन, फोर्थ रिपीटेशन, चाहे वो वीडियोस के थ्रू हो, चाहे वो नोट्स के थ्रू हो, चाहे वो आपके पर्सनल नोट्स के थ्रू हो, या चाहे आपको आपने जो परचेज़ किया उस नोट्स के थ्रू हो, चाहे प्रीवियस ईयर के जो बुक्स आते हैं उसको थ्रू हो, लूसेंट के थ्रू हो, जो कंफर्टेबल लग रहा है आप उसको रिपीट करते जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि जैसे जैसे आपका रिपीटेशन रिपीटेशन इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपके मुंह पे चीज़ें आ जाएंगे, आपको जो आपने जो भी याद किया है वो आपके मुंह पे रहेगा, फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इसका क्या आंसर था, नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ते रहोगे, आपने ऑप्शन नहीं देखा उसके पहले आप बोल दोगे कि इसका सही है, तो वो रिपीटेशन से होगा, और ऐसा नहीं कि उस रिपीटेशन में आपको 2 साल लगने वाले हैं, वो रिपीटेशन के लिए 4-5 महीने इनफ है, मोर देन इनफ है, क्योंकि आपको देखो पढ़ना है तो एक बार में कस के पढ़ो और फिर ट्राई कर लो, और नहीं तो फिर धीरे धीरे पढ़ने से तो फिर समय ही बर्बाद होने वाला है, तो एक बार में कस के पढ़ो। तो इसमें टॉपिक्स तो पढ़ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी, बुक्स आते हैं, बुक्स एंड ऑथर आते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर आते हैं, अच्छा आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जो करंट अफेयर है यहाँ पे लिखा है, हाँ करंट अफेयर है, करंट अफेयर को आप लोग शुरू में अवॉइड करें। एक्चुअली मैंने जो एग्ज़ाम दिया है, ये एग्ज़ाम जो दिया मैंने, जिसमें मैंने जीएस में 25-25 मारे, इसमें करंट अफेयर भी था और मैंने उसमें तुक्का मार दिया, ठीक है, तो वो गलत हो गया ऑब्वियसली, पर मैंने देखा कि करंट अफेयर अगर नहीं भी पढ़ो तब भी आप देख लो 20 मैंने सही कर दिया, और ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ अगर दो तुक्के भी सही हुए तो 18 तो एटलीस्ट सही हो ही जाता,
तो मैं बोलूँगा करंट अफेयर में टाइम इन्वेस्ट नहीं करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही वेस्टफुल चीज़ है। करंट अफेयर क्या आएगा कोई ठिकाना नहीं है, कितने साल पहले का आएगा और क्या आएगा कोई ठिकाना नहीं है। तो करंट अफेयर छोड़ दो। साइंटिस्ट एंड डिस्कवरी, अभी रिसेंट ट्रेंड देखा गया है पिछले साल का ही, कि हर एग्जाम में चाहे सी एच एस हो, सी जी एल हो, एम टी हो, सब में साइंटिस्ट एंड डिस्कवरी कस के आया। बहुत सारे क्वेश्चन है साइंटिस्ट एंड डिस्कवरी से। तो साइंटिस्ट एंड डिस्कवरी का आप लेक्चर उड़ाओ, इसको पूरा याद करो। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर आया है पहले उसको करो। ऐसा नहीं कि खोल लिए साइंटिस्ट एंड डिस्कवरी इंपॉर्टेंट और सब कुछ रट रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वैसे बहुत सारी चीज़ें रटने के लिए, तो उतना नहीं करना है। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का वेटेज थोड़ा कम है, इसको बाद में करना। पॉलिटी करो, हिस्ट्री करो, जोग्राफी करो, जोग्राफी नहीं दिखा हुआ यहाँ पे, जोग्राफी करो। अ, फिर इस साइंस वाला पार्ट कर लो। साइंस में साइंटिस्ट एंड डिस्कवरी से लिखा है यहाँ पे। हिस्ट्री, जिस बायोलॉजी वाला पार्ट, बायोलॉजी केमिस्ट्री, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। फिजिक्स से क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। चलो ठीक है, अब ये रहे हम लोग के टॉपिक्स। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन जानने वाले हैं, वो है मैंने क्या पॉइंट्स बनाए जिससे आप अ, मतलब अपने प्रिपरेशन को एड कर सकते हो और समझ सकते हो कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ या फिर कहाँ मुझे सुधार करना है। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग फ्रेशर हो, न्यूबी हो, या आपको कुछ ही मंथ्स हुए हैं प्रिपरेशन में, तो पहले आप लोग का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अभी टाइम है। एम टी एस 2025 के एग्जाम में टाइम है। सबसे पहले अभी सी जी एल होने वाला है, फिर सी एच एस होने वाला है। ठीक है, फिर शायद सी पी होने वाला है, फिर एम टी एस होने वाला है। तो आप मान के चलो अभी आपके पास 7 महीने, मान के चलो 7 या 8 महीने हैं आपके पास। तो पहले आप लोगों को 50-60% सिलेबस कवर करना है। इसको कवर करने में, क्योंकि आप लोगों के पास अभी है भी नहीं रीजनिंग और मैथ्स के लिए, मतलब बहुत बर्डन, क्योंकि रीजनिंग मैथ्स में आप लोगों को करना ही क्या है। तो 50-60% सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मेरे ख्याल से 2 मंथ इनफ है, क्योंकि रीजनिंग मैथ्स नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसलिए इनफ है 2 मंथ्स, वरना तो टाइम लगता काफ़ी। तो 2 मंथ्स इनफ है। आप लोगों को सिर्फ फोकस डालना है इंग्लिश और जी एस पे, रीजनिंग मैथ्स पे बहुत कम फोकस डाल के भी इजीली आप लोग 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन आता है, आप लोग इजीली 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। उसके ऊपर तो थोड़ा मोड़ा टाइम देके आप बढ़ा ही लोगे। ठीक है, although in MTS you need to specifically focus on English and GS। ठीक है, start with PYQs starting from 2022। देखो पैटर्न, ये वाला पैटर्न है, ये वाला पैटर्न है, दिस 2020 25 25, जिसमें से ये 50 में सिलेक्शन, ये जो पैटर्न है ये न्यू पैटर्न है। ये न्यू पैटर्न कब आया? ये पैटर्न आया है 2022 में। ठीक है, उसके पहले क्या होता था? 100 मार्क्स का होता था पेपर, जिसमें से आप लोग को अराउंड आई थिंक 60 या 60 से थोड़ा ऊपर, अनरिजर्व का मैं बोल रहा हूँ, 65 जैसा कुछ स्कोर करना रहता था। अनरिजर्व को 65 से 68, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे। तो वैसे मैं उस समय उतना इन्वेस्टेड नहीं था इस चीज़ में, मेरा उस समय ग्रेजुएशन हो रहा था, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है 2023 में। तो 2022 से पहले ये पैटर्न नहीं था। पैटर्न उस समय अलग था। उस समय ये जो 4 सब्जेक्ट है, चारों में आप लोग को स्कोर करना था, चारों का वैल्यू था। अभी सिलेक्शन इन दोनों पे हो रहा है, पहले चारों का वैल्यू था, और पहले चारों में 25-25 क्वेश्चन आता था, यानी कि 100 क्वेश्चन आता था। ठीक है, और आई एम एज्यूमिंग कि सबको पता है कि इसमें 1.5 घंटा मिलता है। तो यही चीज़, 1.5 घंटा मतलब 45-45 मिनट्स, ये सेक्शन के लिए 45 मिनट्स और ये सेक्शन के लिए 45 मिनट्स। तो अ, हाँ, 2022 को 2022 से पैटर्न चेंज हुआ। ठीक है, उसके पहले पैटर्न आ रहा था अलग। तो अब 2022 से क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ, और क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ जीएस और इंग्लिश में हो रहा है, तो 2022 के बाद वाले पेपर्स में आपको दिखेगा कि जीएस और इंग्लिश का लेवल थोड़ा इंप्रूव हुआ है। थोड़ा नहीं कह सकते कि ठीक ठाक इंप्रूव हुआ है और एम टी एस में। और लोग बोलते हैं कि हाँ एम टी एस ईजी है, पर वो ईजी नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कट ऑफ बहुत हाई जाता है। और क्योंकि आपको एटलीस्ट 80% प्लस सही करना पड़ेगा विदाउट एनी नेगेटिव, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो आप 100 में 80 सही करो विदाउट नेगेटिव, तो वो बहुत, मतलब बहुत बड़ा परसेंटेज है। तो आप 2022 के पी वाई क्यूज़ आप मारना चालू करो। एम टी एस में काफ़ी सारे शिफ्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं लोड लेना है कि हाँ पी वाई क्यूज़ खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो 2022 के बाद, 2022 और 2022 के बाद के पेपर्स, यानी कि 2022, 2023, 2024, ये 3 पेपर्स हैं आपके पास। आप इनको मारना चालू करो। ठीक है, और सारा नहीं मानना है, आप लोगों को देखना है कि हाँ मैं कितना मार पा रहा हूँ। जो टफेस्ट शिफ्ट है उसको उठा के देखो, जो मीडियो का शिफ्ट है उसको उठा के देखो, जो ईजी शिफ्ट है उसको उठा के देखो, और तीनों में देखो कितना कितना नंबर बन रहा है।
ये जो शिफ्ट वाइज डिवीजन है, टफ कौन सा है, मीडियोकर कौन सा है, इजी कौन सा है, ये आरबी के चैनल पर मिल जाएगा। किसी और आरबी सर ने नहीं बनाया होगा तो फिर कोई और बनाया होगा, तो उससे आप देख लो। तो आप मारो और देखो कि आपका शिफ्ट वाइज कैसा रैंक बन रहा है, कैसा मार्क्स बन रहा है, और फिर उसके हिसाब से आप काम करो कि अब मैंने मान लो टफ शिफ्ट दिया, ठीक है, तो मैंने टफ शिफ्ट में देखा कि मेरे कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से सेक्शंस में कम मार्क्स आए, और कौन कौन से सेक्शंस में कम मार्क्स आए, और किस टॉपिक्स में कम मार्क्स आए। अब मैं उन पर काम करूँगा। फिर मैंने मीडियोकर भी दिया। मीडियोकर में मैं देखा, मुझे कोशिश करनी है कि मेरे पास अगर टफ शिफ्ट है, मेरे पास मीडियोकर है, मेरे पास इजी है, तीनों में मैं अच्छा परफॉर्म करूँ। तो आप इजी दोगे, आप देखोगे मेरे मेरे इसमें कितने बन रहे हैं और मेरे कितने स्कोप थे, जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आप इम्प्रूव करोगे। फिर आप मीडियोकर दोगे, कितने बढ़ रहे, कितने इंप्रूवमेंट का स्कोप है, फिर उस पर काम करोगे। फिर आप हार्ड दोगे, कितने बढ़ रहे, कितने स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, फिर आप उस पर काम करोगे। तो दिस इज मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक बार पढ़ लोगे तो फिर आपके बहुत नंबर आने लगेंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ये मतलब इम्प्रूवमेंट का गेम है, ये चीज़ समझना जरूरी है, ठीक है। कि आप मांगते रहो, आप समझ रहे हो कि हाँ मेरा ये गड़बड़ है तो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ फिर, ठीक है। अब वर्क ऑन मेंस, वर्क ऑन मैथ्स एंड रीजनिंग ऑल्सो एज इट विल बेनिफिट इन योर फर्दर एग्जाम्स, ठीक है। आप मैथ्स और रीजनिंग पे भी अभी, लेकिन मैंने बताया ना, जिसको बहुत ज़रूरत है, बहुत नीड है कि उसको जॉब चाहिए, तो वो फोकस कर सकता है थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश और जीएस पे। पर वैसे आपको फोकस तो करना चाहिए मैथ्स और रीजनिंग पे भी, क्योंकि आप अगर एमटीएस भरोगे तो मेरे ख्याल से, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आप सीएचएसएल भी भरोगे, उसमें मैथ्स इंग्लिश का रोल है। और अगर अंडर ग्रेजुएट नहीं हो, आप ग्रेजुएट हो, तो आप सीजीएल भरोगे। तो मतलब जो भी जनरली मैंने नहीं देखा कभी, क्या नहीं सुना कि कोई वैसे लोग दे रहे जो बस 10th पास है। तो जो लोग भरते जनरली वो लोग या तो अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, या फिर ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, वैसा लोग ही भरते हैं। तो आप समझो कि आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा मैथ्स और रीजनिंग का, तो फिर आप उसको भी साइड बाई साइड लेके चल सकते हो। पर आपको मेन फोकस, अगर आपको एकदम बहुत नीड है नौकरी का, बहुत नीड है, बहुत ज़रूरत है, कुछ भी अपने पर्सनल रेसेस हो सकते हैं उसके, तो आप इंग्लिश और जीएस पे बहुत अच्छा फोकस करो, क्योंकि यही आपको सोल्यूशन दिलाएगा। पैरेलली कंटिन्यू वर्किंग ऑन जीएस, बट मिस्टर यू कैन नेवर कंप्लीट जीएस। हाँ, दिस इज अ मिथ बस्टर कि आप कभी जीएस कंप्लीट नहीं कर सकते। आप चाहे किसी भी सर का बैच ले लो, परमार सर अभी चल रहे हैं, ही इज़ वेरी गुड टीचर। उनके ही वजह से मैंने अभी 20 क्वेश्चन सही किया। मैं उनका फुल क्रेडिट मैं 20 क्वेश्चन का उनको देता हूँ। लेकिन सही बात यह है कि जीएस कभी कंप्लीट नहीं होगा, चाहे उनका कोर्स से करो, चाहे कुछ से करो, कभी कंप्लीट नहीं होगा जीएस। ना ही तुम ये बोल सकते हो कि तुमने उन उन टीचर से पढ़ा है तो अब यू विल स्कोर गुड। क्योंकि देखो, मैंने एम में स्कोर किया अभी 122, 20 सही 5 गलत। मेरे सी एच एस एल 2024 मेन्स में 328 मार्क्स है, और उसमें 20 में शायद 16 सही है मेरा, जीएस में 16। मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, पर मेरा बहुत अच्छा नंबर उसमें आया है जीएस में। पर और मेरे प्री में भी बहुत 170 प्लस है सारे एग्जाम्स में, सारे 2024 के एग्जाम्स में, और सारा मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सीजल का। तो फिर लेकिन उसके बाद भी मेरे मेंस में बहुत ख़राब नंबर है। मेरे मेंस में 290 आए, जिसमें से मेरा सिर्फ 9 सही हो पाया और 7 गलत हुआ जीएस में। तो उसका कारण क्या है कि मतलब आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि आपने सब पढ़ लिया, अब आपने बहुत क्लास कर ली, आपने जिस टीचर को वो पढ़ाया उससे आपने बहुत अच्छे से सुना, बहुत सारे क्लास, मैंने बहुत सारे क्लास किए थे, तो आपने बहुत सारे क्लास किया तो अब आपको आपके बहुत अच्छे नंबर ही आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लेके चलो कि जो सरप्राइज एलिमेंट है वो वहाँ पे रहेगा। आपको बस अपना दिमाग शांत रखना है, ताकि आप वहाँ पे बेस्ट डिसीजन हो वो ले पाओ। हम नहीं बोल कोई नहीं बोल पाएगा ये चीज़ कि आप जो डिसीजन लोगे वो एग्जैक्टली सही होगा या सही डिसीजन ले पाओगे। पर आपको कोशिश ये करना है कि आप वहाँ पे बेस्ट डिसीजन ले पाओ। तो कंटिन्यू वर्किंग ऑन जीएस, कोई भी चीज़ पढ़ो, साथ में साथ जीएस साइड साइड वर्क करते रहो। दिन का 2 घंटा एटलीस्ट जीएस को दो, एटलीस्ट। देने वाले और भी देते हैं। English will improve with practice. You need not to focus too much on doing classes in English. आपको ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर करना चाहिए कि आप क्लास करो, क्लास करो, फिर आप मॉक्स लगाओ, सेक्शनल मॉक्स लगाओ, और नॉट स्टिकिंग ओनली ऑन एमटीएस के मॉक्स। आपको ट्राई करने चाहिए सीजीएल के मॉक्स, सीएचएसएल के मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स मैं बोल रहा हूँ, जो 25 क्वेश्चन वाले सेक्शनल मॉक्स होते हैं। चलो ठीक है।
Focus less on percentile in first 2 months of mock and more on taking note of the topics you need to work harder on. तो this I have already told कि आपको कैसे हर mediocre और हार्ड और इजी टाइप के पेपर को उठाना है, उनको देना है और उसमें आपको देखना है कि कौन से टॉपिक्स पे आपको वर्क करने की नीड है. स्टार्टिंग में परसेंटाइल कम आएंगे, मार्क्स कम आएंगे, लोड नहीं लेना, धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज होते हैं. Work on the weakness identified from these 2 months. Example, someone may find his vocab or spelling is weak and other may find his requirement science. मतलब GS और मैथ्स में क्या weak है, उस पर आपको काम करना है. Don't stop giving mocks. Be loyal to one mock a day. First, get done with PYQs. Leave MTS 2024 people for last one. Go for more. ठीक है ठीक है. देखो क्या है कि ऐसा नहीं है कि जैसे आप मान लो CGL का आप मॉक्स ले लो या CHSL के मॉक्स ले लो, दे आर 1 hour मॉक्स. ठीक है, यू डोंट हैव टू गिव 1 hour मॉक्स फॉर MTS. अगर आपको सेक्शनल मिलता है जिसमें सिर्फ इंग्लिश और GS हो, सेक्शन 2 का सेक्शनल MTS मॉक जिसमें सिर्फ इंग्लिश और GS हो, आप वो लगाओ. या फिर आप अलग अलग सेक्शनल मॉक्स जो होते हैं, मतलब अलग 25 क्वेश्चन का सिर्फ इंग्लिश, अलग 25 क्वेश्चन का सिर्फ GS, ऐसा करके 25-25 का सेट. या तो आप मॉक फॉर्म में लगाओ टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक ही बेस्ट है. और या फिर आप क्विज फॉर्म में लगाओ, परमार SSC के क्विज ग्रुप से. तो ठीक है. हाँ, फर्स्ट गेट डन विद PYQs. यू डोंट हैव टू कंप्लीट PYQs. मतलब ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ रहे हैं, उस टाइप से नहीं. 2024 को छोड़ दो. 2024 इज लेटेस्ट, तो उसका लेटेस्ट पेपर सॉल्व करना एग्ज़ाम से 2 महीने पहले. और अभी 2022 से 2023 दो ही साल हुआ, तो 2022 और 2023 का लगाओ. 2024 का सॉल्व करना बॉक्स से, सॉरी, एक्चुअल एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा हूँ, सॉरी. एक्चुअल एग्ज़ाम से 2 महीने पहले 2024 का सॉल्व करना, और 2022 2023 अभी मारो, साथ में साथ बाई साथ बॉक्स मार करो. तो टॉकिंग अबाउट रिकमेंडेशंस, यहाँ पे स्पेसिफिक फोकस मैंने दिया इंग्लिश और GS को, क्योंकि उसी के बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है. तो एज आई टोल्ड हियर, these 4 topics, Sino, Anto, Idiom and one words are going to decide कि आपको कितने नंबर आते हैं इंग्लिश में, क्योंकि बाकी सब आप पढ़ने से कर लोगे, ये सारा में रटना पड़ेगा. ये एक वीडियो है जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा वीडियो है. 11 घंटा में A to Z vocab, ठीक है, रानी मैम का. या फिर इनका, हाँ, ये वाला प्ले लिस्ट है A to Z. ये 11 घंटा वाला जो है, ये मतलब कंपाइलेशन एक तरह से, ठीक है, पूरा कंपाइलेशन है. इनका 10-11 घंटे का एक और वीडियो है जिसमें इन्होंने इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स कराया, वो भी देख सकते हो. पर ये कंपाइलेशन है एंड दिस इज डिवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ लेटर्स, यानी कि A से सारे vocab, B से सारे vocab, C से सारे vocab. तो मतलब यू कैन डू ईदर ऑफ देम, दोनों ही करने लायक है. और मैंने वैसे दोनों किया है. और दिस इज़ फॉर समवन हु वांट्स टू गो फॉर ग्रामर फ्रॉम ऑनलाइन मोड. तो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर, और या फिर आप ऑफलाइन में 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर, नीतू सिंह का जो बुक है वो भी पढ़ सकते हो. और ये तो है ही अच्छा वीडियो, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर. चलो ठीक है. फिर प्रैक्टिस के लिए दिस पर्टिकुलर चैनल इज़ ग्रोइंग, अभी रिसेंटली काफ़ी ग्रो कर रहा है, और इन्होंने डाला भी है MTS रिलेटेड सारा चीज़. तो आप इसको भी देख सकते हो, क्यू इंग्लिश एंड PYQs लगाओ और वन शॉट लगाओ परमा सर के. तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस मेन मेन जो मैं बताना चाह रहा था वो ये चीज़ था, ये जो मैं यहाँ पे समझाया होगा मैंने, कि कैसे आप लोग को अप्रोच करना है और कैसे गो थ्रू करना है. कि पहले आप समराइज़ कर दो, तो पहले आपको फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको कोशिश करना है कि सिलेबस कंप्लीट करना है. अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो इंग्लिश और GS को स्पेसिफिक फोकस डालते हुए, और मैथ्स रीजनिंग को ऊपर ऊपर कर लो. मतलब उसमें कोशिश करो कि अभी भी बना के देखो तो बन जाएगा बहुत सारा क्वेश्चन, तो उसमें लोड मत लो. तो क्योंकि GS और इंग्लिश का सिलेक्शन हो रहा है, तो पहले GS और इंग्लिश का फर्स्ट 2 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट कर लो. और GS कैसे कंप्लीट होगा 2 महीने में? GS 2 महीने में कंप्लीट नहीं होगा. मैं बोल रहा हूँ बेसिक्स कंप्लीट कर लो. GS का बेसिक बेसिक आपको पता होगा अगर, तो ठीक है, नहीं तो GS तो वैसे आपको आपका 10 महीना में भी कंप्लीट नहीं होने वाला है.
जीएस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, आज करो कल करो परसों करो उस टाइप से। अ, उसके बाद फिर आप ये सारा भी, ये भी चीज़ है, ये भी ऐसा 2 महीने में कंप्लीट नहीं हो जाएगा। मैं 2 महीने में सिर्फ ये इसका बात कर रहा हूँ, ग्रामर का, ग्रामर और बेसिक अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद फिर आप मॉक्स लगाओ और प्रीवियस ईयर लगाओ। प्रीवियस ईयर कब से? 2022 से, 2022 से। और 2024 वाला छोड़ दो, उसको लगाना। तुम्हारा रियल एग्ज़ाम आएगा उसके 2 महीने पहले। बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, यही था। होप सो कि पसंद आया हो। और पसंद आया तो सब्सक्राइब मार देना यार, बहुत मेहनत लगा था बनाने में। चलो ठीक है, थैंक यू।